हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारे पास जो टॉपिक है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमें इसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास जनरल प्रिंसिपल जो ले डाउन किया गया है सेक्शन 37 में। ये प्रोवाइड करता है कि जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो परफॉर्म करेंगी या फिर ऑफ़र करेंगी परफॉर्म करने के लिए अपना जो रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस हैं उनके, अनलेस ये जो प्रॉमिस है ये डिस्पेंस विद या एक्सक्यूज़ किया गया है लॉ के अंडर। देयरफॉर जब एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन अराइज होता है पार्टी पे, तो वो ऑब्लाइज्ड है अंडर सेक्शन 37 परफॉर्म करने के लिए अपना प्रॉमिस। ओनली कंडीशन जहाँ पे पार्टी एस्केप कर सकती है अपनी लाइबिलिटी परफॉर्मेंस की, वो है जब ये प्रॉमिस जो है डिस्पेंस विद या एक्सक्यूज़ कर दिया जाता है प्रोविजंस ऑफ लॉ के अंडर। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें जो है हम जो जनरल प्रिंसिपल है उसकी बात कर रहे हैं कि अगर पार्टीज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट की, उन्हें अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रॉमिसेस फुलफ़िल करने हैं जब तक कि उनको डिस्पेंस विद या एक्सक्यूज़ नहीं किया जाता है लॉ के अंडर। फिर आगे टाइप्स क्या है ब्रीच के। देयरफॉर जब एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो फेल हो जाती है परफॉर्म करने में अपना कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सक्यूज्ड नहीं है और ना ही डिस्पेंस्ड विद है, तो इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रीच है कॉन्ट्रैक्ट का वो दो तरीके से हो सकता है। पहला आ गया एंटिसिपेटरी ब्रीच, दूसरा आ गया एक्चुअल या फिर प्रेजेंट ब्रीच। तो हमें जो है हमारा जो टॉपिक है वो एंटिसिपेटरी ब्रीच को लेके है। तो ये इंट्रोडक्शन प्लस जो टाइप्स किया है हमने, ये थोड़ा सा लेंथ देने के लिए है क्वेश्चन को। अगर ये 5 मार्कर में आता है आपको तो आप जो है स्किप कर सकते हैं ये वाला पोर्शन। फिर आ गया हमारे पास मेन टॉपिक, दैट इज़ एंटिसिपेटरी ब्रीच। जो टर्म है हमारे पास एंटिसिपेटरी ब्रीच, वो यूज्ड नहीं है इंडियन लॉ में। ये एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लॉ का। ये जो कॉन्सेप्ट है एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये कंटेन किया गया है सेक्शन 39 जो है एक्ट का। इसमें ये प्रोवाइड करता है जब एक पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो रिफ्यूज़ करती है परफॉर्म करने से या फिर डिसेबल करती है खुद को परफॉर्म करने से अपना प्रॉमिस पूरे तरीके से, तो जो प्रॉमिसी है वो पुट कर सकता है एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है अनलेस जो ही सिग्निफिकेंट उसका एक्विजीन है उसके कंटिन्यूएंस में। तो बेसिकली एंटिसिपेटरी ब्रीच को जो है डिफ़ाइन किया है हमने सबसे पहले, उसके बाद उसको जो है हम इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आगे ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि सप्लाई करेगा सर्टेन गुड्स 1 जुलाई पे। अगर वो 1 जून को ए जो है इन्फॉर्म करता है बी को कि वो जो है एबल नहीं होगा, क्षमता नहीं होगी उसको परफॉर्म करने की कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आ गया हमारे पास एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ए और बी हमारे पास पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। ए ने प्रॉमिस किया कि वो 1 जुलाई को जो है कुछ गुड्स सप्लाई करेगा। जुलाई से पहले 1 महीना पहले ही 1 जून को उसने बोला कि वो जो है सप्लाई नहीं करेगा, तो ये जो है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर आगे ऑप्शन क्या है इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो दूसरी पार्टी है वो एक्सक्यूज्ड है फ्रॉम परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब एक पार्टी ने बैक ऑफ कर दिया तो दूसरी पार्टी का ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाता है परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट। जो ऑब्लिगेशन है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो है ख़त्म हो जाता है जब एक पर्सन एंटिसिपेटरी ब्रीच जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो करता है। तो जो दूसरा पर्सन है उसके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला आ गया वो रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, जैसे इस केस में जो है वो बी रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली उसी टाइम पे जब ए ने उसको इन्फॉर्म किया। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इमीडिएट राइट देता है एक्शन का। ये इंटाइटल करता है इंजर्ड पार्टी को कि वो इमीडिएटली सू कर दे। तो इमीडिएटली रिसाइन करके कॉन्ट्रैक्ट को वो उसी टाइम पे जो है सू कर सकता है पार्टी को। केस लो आ गया इसमें हमारे पास होचेस्टर वर्सेस डे ला टूर। इस केस में ए जो है उसने बी को इंगेज किया एज अ कुरियर, अकम्पनी करने के लिए उसको एक टूर पे यूरोप में। टूर जो है वो स्टार्ट होना था फ्रॉम 1 जून।
तो इस डेट से पहले ही जो स्टार्ट होना था टूर, उस डेट से पहले ही देयरफॉर 11 मई को ए ने इन्फॉर्म किया बी को कि उसकी सर्विसेज जो है वो नीडेड नहीं है, ज़रूरत नहीं है उसकी अब टूर पे। बी ने सू किया ए को 22 मई को। कोर्ट ने हेल्ड किया बी के पास राइट है कि वो एक्शन ला सकता है इवन प्रायर टू द डेट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की डेट थी उससे पहले भी जो है वो एक्शन ए के अगेंस्ट ला सकता है। ये नहीं ले डाउन किया एज अ रूल कि जहाँ पे अग्रीमेंट जो है वो एक्ट करना है फ्यूचर डेट पे, कोई भी एक्शन नहीं लाया जा सकता है ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट के लिए उस दिन तक जब तक वो दिन जो है एक्ट करने का वो अराइव नहीं होता है। तो बेसिकली कोर्ट ने जो है ए को यहाँ पे बी को फेवर किया है और उन्होंने बोला है कोई भी रूल ऐसा गिवन नहीं है कि अगर एक फ्यूचर डेट पे जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म होना है और उससे पहले ब्रीच हो जाता है तो उससे पहले ही जो है वो सू किया जा सकता है। फिर आ गया कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जब इंजर्ड पार्टी रिसाइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली। इन केस जहाँ पे इंजर्ड पार्टी ऑप्ट करती है कि वो रिसाइन करेगी कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली, जो प्रॉमिसेस हैं वो डिस्चार्ज किया जाता है फ्रॉम द प्रॉमिस से, जो प्रॉमिसी है उसको डिस्चार्ज किया जाता है प्रॉमिस से, और प्रॉमिसर जो है वो लाइबल होगा कॉम्पनसेशन के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंडर सेक्शन 73। एडिशनली जो प्रॉमिसर है उसको इंटाइटल किया जाएगा कि उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा 75 जो है एक्ट का, उसके अंदर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जो डैमेजेस हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे उस दिन पे जब एंटिसिपेटरी ब्रीच कमिट हुआ है, ना कि उस दिन जहाँ पे परफॉर्मेंस का दिन था। तो इसमें जो है आप कॉन्सिक्वेंसेस पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप पॉइंट आउट भी जो है पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सबसे पहला आ गया इसमें आपके पास ये वाला पॉइंट कि प्रॉमिसी को डिस्चार्ज किया जाएगा प्रॉमिस से। फिर आ गया सेकंड पॉइंट ये हमारे पास कि जो प्रॉमिसर है वो लाइबल होगा कॉम्पनसेशन के लिए ब्रीच के लिए अंडर सेक्शन 73। थर्ड आ गया हमारे पास जो प्रॉमिसर है वो एंटाइटल्ड होगा कॉम्पनसेशन के लिए अंडर सेक्शन 75 ऑफ द एक्ट नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर जो डैमेजेस वाला पोर्शन है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो जो है कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, बट आपके ये जो 3 हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिर जो सेकंड ऑप्शन है पार्टी के पास वो है वेट करना अपॉइंटेड डेट जो है परफॉर्मेंस की उस तक। तो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को जीवित रखा जाता है प्रॉमिसी के द्वारा, तो जो प्रॉमिसर है वो परफॉर्म कर सकता है उसको इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद कि उसने अर्लियर जो है रेपुडिएट किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को। इस केस में जो प्रॉमिसी है उसको एक्सेप्ट करना है परफॉर्मेंस जो है कॉन्ट्रैक्ट का। इन केस प्रॉमिसी जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट ज़िंदा रखता है तो ये पॉसिबल है कि ड्यू डेट जो है परफॉर्मेंस की उससे पहले कुछ सुपरविनिंग इवेंट हो जाता है और प्रॉमिसर जो है वो उसको रोक दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में उसको डिस्चार्ज किया जाएगा परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर कोई सुपरविनिंग जो है इवेंट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वॉर आ जाती है तो प्रॉमिसर को जो है फ्री कर दिया जाएगा अपने प्रॉमिस से। ऐसी सिचुएशन में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा प्रॉमिस से। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास एवरी वर्सेस बोर्डन 1885। ए जो है उसने चार्टर करी बी शिप और कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो लोड करेगा कार्गो 45 डेज़ के अंदर। जो पीरियड था 45 डेज़ का वो इलैप्स होने से पहले ए ने रिफ्यूज़ कर दिया लोड करने से उसका कार्गो। इस केस में बी ने जो है वो रिसाइंड नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कंटिन्यू रखा कि इंसिस्ट किया कि जो कार्गो है उसको लोड किया जाए। मीनवाइल वॉर जो है वो ब्रेकआउट हो गई रशिया और इंग्लैंड के बीच में, जहाँ पे ये इलीगल हो गया लोड करना शिप को होस्टाइल पोर्ट पे। तो अगेन जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर वो वॉर जो है वो आ गई है दो कंट्रीज़ के बीच में, जिनके बीच में जो है जिनके ट्रेडर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया गया सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी को लेके परफॉर्म करने से कॉन्ट्रैक्ट को। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं जो प्रॉमिसी वेट करता है टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जो डेट है परफॉर्मेंस की वहाँ तक वेट करता है। इन केस जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ज़िंदा रखा जाता है प्रॉमिसी के द्वारा,
तो जो प्रॉमिसी है वो सू नहीं कर सकता है डैमेजेस को लेके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो यहाँ पे डैमेजेस को लेके सू नहीं कर सकता है। प्रॉमिसर के पास राइट है परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी टाइम पे टिल द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जब तक वो डेट नहीं आती है परफॉर्मेंस की तब तक प्रॉमिसर के पास राइट है उसको जो है परफॉर्म करने का। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास, अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जो डेट ऑफ परफॉर्मेंस पे, तो ये अमाउंट करेगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो प्रॉमिसी है उसके पास राइट होगा सू करने का डैमेजेस के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 73 ऑफ द एक्ट। तो हमारे पास सिर्फ इसमें एक राइट है प्रॉमिसी का कि वो सू कर सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अंडर सेक्शन 73, और जो डैमेजेस हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे जो एक्चुअल डेट है कॉन्ट्रैक्ट की उस पर। तो बेसिकली यहाँ पे अगर वो वेट करता है टिल द डेट ऑफ द परफॉर्मेंस, तो इसमें प्रॉमिसी का थोड़ा सा नुकसान होता है, कॉम्पनसेशन कम होता है, प्लस प्रॉमिसर के पास राइट होता है लास्ट तक परफॉर्म करने का। तो आप जो राइट है वो अगर एंटिसिपेटरी ब्रीच है तो वो उसी टाइम जो है सू करने में फ़ायदा होता है प्रॉमिसी का। बाकी इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहले ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस्ड या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है आपके पास आ सकता है, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड फैक्ट आ सकते हैं और आपको बोला जा सकता है कि आप जो है इसको एक्सप्लेन करें या इसको बताएं कि यहाँ पे जो है ये कॉन्ट्रैक्ट या डैमेजेस कितना मिलेंगे, कितना मिल सकता है, या फिर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो डैमेजेस से रिलेटेड हो सकता है, जो आपको कैलकुलेट भी करने को दे सकते हैं कि इस डेट से इतनी डेट तक मिलेगा, इस डेट से इतनी डेट तक मिलेगा। तो थोड़ा सा फैक्चुअल भी हो सकता है ये क्वेश्चन। अदरवाइज थियोरेटिकल जो है एंटिसिपेटरी ब्रीच का वो बहुत जो स्टेट्स में डायरेक्ट पूछा गया है कि आपको नोट लिखना है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। प्री का भी थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन है, स्पेशली डैमेजेस को लेके कि 73 में है, 75 में है। तो जैसे कि हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस जब हैं, जब वो वेट करता है टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, तो सिर्फ 73 के हैं हमारे पास। तो ऐसे एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिया जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर में आता है, आप इंट्रो जो है वो स्किप करेंगे, टाइप्स वाला पोर्शन भी जो है आप स्किप करेंगे, आप डायरेक्ट एंटिसिपेटरी जो ब्रीच है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो जो है सू कर सकता है, इमीडिएटली रिसाइन कर सकता है, या फिर वो वेट कर सकता है टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, इन दोनों को आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ये होता क्या है या फिर क्या इसका वो है। केस लॉ भी आप मेंशन कर सकते हैं, बट 5 मार्कर में आप कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसमें से और केस लॉ में से किसी एक चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। आपके पास मुझे नहीं लगता इतना स्पेस होगा 5 मार्कर में कि आप इतना एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अगेन इसमें आप जो है वेट करना टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, केस लॉ लिखेंगे या फिर कॉन्सिक्वेंस लिखेंगे, और उसके बाद 2 लाइन में जो है इसको कंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका 5 मार्कर में जाएगा, और 10-15 मार्कर में जैसा मैंने करवाया है वैसा ही होगा। 20 मार्कर के लिए भी ये जो लेंथ है ये इनफ होगी। बाकी अगर एक आधा आपको एक्स्ट्रा केस लॉ करना है तो आप वो भी जो है मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 4 स्लाइड्स में हमारा क्वेश्चन आया है, और जो 20 मार्कर क्वेश्चन है उसमें आपको 4 शीट्स फिल करनी होती हैं। तो इन शीट्स के हिसाब से या जो कंटेंट है हमारे पास उसके हिसाब से आपका ये फुल 4 पेजेस में आएगा। 20 मार्कर में हमारे पास 4 पेजेस, 15 मार्कर में 3 पेजेस, 10 मार्कर में 2 और 5 मार्कर में जो है हमें 1 पेज फिल करना होता है। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।